हाय गाइस, वेलकम टू द चैनल ऑफ द डाइसेक्टेड ट्रूथ। आज हम स्टार्ट करेंगे जनरल एनाटॉमी ऑफ बोन्स। सो बोन्स, related words of bones you will encounter are osteon और OS। like ये रहे सारे terms: osteology, study of bones; ossification, formation of bone; osteomyelitis, an infection of bone; osteoma, tumor of bone. So osteon is the word that is related to bone. Now, what is a bone? Connective tissue, obviously. इसके अलावा bone is very hard and it has calcium salts. हम देख सकते हैं यहाँ पे क्या लिखा है: inorganic salts of calcium that are calcium phosphate and calcium carbon. Generally calcium phosphate and sometimes partly calcium carbonate. ये इनऑर्गेनिक कंपोनेंट है। इसके अलावा ऑर्गेनिक कंपोनेंट भी होता है। एंड व्हाट डू वी हैव इन ऑर्गेनिक कंपोनेंट? दैट इज कनेक्टिव फाइबर्स, सॉरी, कोलेजन फाइबर्स दैट मेक्स द बोन टफ एंड रेजिलियंट, जो बोन को बिल्कुल टफ और थोड़ा सा फ्लेक्सिबल बनाता है, नॉट मच। एंड दैट्स व्हाई बोन इज वेरी हार्ड। यहाँ पे लिखा भी है कि बोन काफी फ्लेक्सिबल होती है, रेजिस्टेंस टू टेंसाइल फोर्स। टेंसाइल फोर्स होते हैं खींचने वाले फोर्स। कहीं पे खिंचाव पड़ता है तो उससे रेजिस्टेंस होता है बोन के पास। बोन इज वेरी मच स्ट्रॉन्ग एज कंपेयर टू आयरन एंड स्टील। ठीक है। इसके अलावा इनऑर्गेनिक कैल्शियम सॉल्ट्स आर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट क्रिस्टल्स। This is the formula: calcium Ca10PO4 6OH whole twice. कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट वैसे हमारे दांतों में भी होता है। एनामल, सेम थिंग। ठीक है। देन स्केलेटल सिस्टम, जो हम पहले कर चुके हैं 11th क्लास में, दोबारा करने की जरूरत नहीं। नाम पता होने चाहिए: एक्सियल स्केलेटन एंड अपेंडिकुलर स्केलेटन में। सो इन एक्सियल स्केलेटन वी हैव द पार्ट ऑफ द बोन्स जो मिड लाइन में, वी हैव स्कल, वी हैव वर्टिब्रल कॉलम, रिब केज। अदर देन दैट वी हैव अपेंडिकुलर स्केलेटन जिसमें अपेंडेजेस यानी हाथ और पैर इंक्लूड होते हैं। So we have pectoral girdle, upper limb, pelvic girdle and lower limb. ये सारे bones, you have number of bones and you have names of bones जो तुम्हें पहले से पता होने चाहिए। ये तुमने किया 11th क्लास में। ठीक है, चले आगे। अच्छा, बोन के बारे में एक खास बात है: बोन बहुत जल्दी अपने आप को रीजेनरेट कर लेती है। तभी लोगों की जब बोन फ्रैक्चर होती है, जब हड्डी टूट जाती है, तो वापस जुड़ सकती है। So it has greater regenerative power than any other tissue in your body except blood। मतलब ब्लड की सबसे ज्यादा रीजेनरेटिव कैपेसिटी होती है और सेकंड नंबर पे बोन की रीजेनरेटिव कैपेसिटी। ब्लड भी हमारा बन जाता है वापस। अगर हमारा ब्लड लॉस होता है तो हमारी बॉडी फिर से बना लेती है। जब हम ब्लड डोनेट करते हैं तो हमारी बॉडी वापस उसको रिक्रिएट कर लेती है। सिमिलरली जो बोन्स हैं वो भी रीजेनरेटिव पावर के साथ होती हैं, वो भी जुड़ जाती हैं। अगर फ्रैक्चर हो जाती है तो फिर भी जुड़ जाती है। ठीक है। इसके अलावा बोन हमारा बॉडी का सपोर्ट स्ट्रक्चर बनाती है। बोन से मसल्स अटैचमेंट होती है, टेंडन अटैचमेंट, लिगामेंट अटैचमेंट होती है। अदर देन दैट बोन्स सर्व एज लीवर्स फॉर मस्कुलर एक्शंस। मसल्स जब एक्शन करती हैं तो उसके लिए लीवर की तरह काम करती है। ये हम पढ़ेंगे जब हम जॉइंट्स पढ़ेंगे। फाइन, लीवर एक्शन ये मसल्स में, जॉइंट्स में वही पढ़ते हैं हम। देन bone marrow manufactures bone cells, you already know that. And bone stores 97% of the body calcium and phosphate. Bones के पास बॉडी का 97% कैल्शियम एंड फॉस्फेट स्टोर्ड है। देन वी हैव टू क्लासिफाई बोन्स, यानी टाइप्स ऑफ बोन्स क्या है हमारे पास। देखो, सबसे पहले आते हैं लॉन्ग बोन्स। लॉन्ग बोन्स क्या होती हैं?
लॉन्ग, लॉन्गिट्यूडनली। देखो एक चीज बताते हैं, जो हमारी बोन होती है ना, जैसे ये बोन है, ये लॉन्ग बोन, ये ह्यूमरस का डायग्राम दिया हुआ है, दिस आर्म वाली बोन को ह्यूमरस बोलते हैं। तो बोन में जनरली जो एंड्स होते हैं इनको बोलते हैं एपीफाइसिस। क्या बोलते हैं? एपीफाइसिस। और बीच में जो शाफ्ट होती है इसको बोलते हैं डायाफाइसिस। क्या बोलते हैं? डायाफाइसिस। ठीक है। तो लॉन्ग बोन्स वो हैं जिनके पास इलोंगेटेड शाफ्ट यानी बहुत लंबा डायाफाइसिस है, और इसके अलावा दो एक्सपैंडेड एंड्स जिनको एपीफाइसिस बोलते हैं। दो एक्सपैंडेड एंड्स हैं, इसके अलावा एक इलोंगेटेड शाफ्ट। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल वी हैव टिपिकल लॉन्ग बोन्स, ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, फीमर, टिबिया, फिबुला। ठीक है। देन वी हैव मिनिएचर और शॉर्ट लॉन्ग बोन। थोड़ी छोटी होती है बट दे हैव द सेम स्ट्रक्चर, जैसे यहाँ पे ये मेटाकार्पल्स जो यहाँ पे प्रेजेंट है, मेटाकार्पल्स, मेटाटार्सल्स, phalanges also, they are miniature long bones. They also have this type of structure, a diaphysis and epiphysis, but ये थोड़ी short होती है, but still they are known as short long bones or miniature long. Then we have modified long bones, and these long bones have medullary cavity in medial two-third part, like clavicle. तो जो clavicle है, this is modified long bone. clavicle की क्या कैटेगरी है, कौन से टाइप की बोन है? ये मॉडिफाइड लॉन्ग बोन है। क्लैविकल इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। पेक्टोरल रीजन के लेक्चर में क्लैविकल आएगा, तो वेट फॉर इट। ठीक है, नेक्स्ट अप व्हाट डू वी हैव? यहाँ पे कुछ डायग्राम्स दिखाए हुए हैं, एज यू कैन सी दिस मेटाकार्पल्स, दे आर एग्जांपल्स ऑफ शॉर्ट लॉन्ग phalanges also। ठीक है, ये रही हमारी क्लैविकल विच इज अ मॉडिफाइड लॉन्ग। फाइन। तो लॉन्ग बोन्स हो गए, देन वी हैव शॉर्ट बोन्स। शॉर्ट बोन्स जनरली कैसी होती हैं? लेंथ और विड्थ जिनकी लगभग लगभग सेम है, ऑलमोस्ट सेम लेंथ एंड विड्थ। तो एज यू कैन सी यहाँ लिखा है कि यूजुअली क्यूबॉइड से या क्यूब से शेप की होती है, या स्कैफॉइड बोट शेप की होती है। एग्जाम्पल्स आर टार्सल्स एंड कार्पल बोन्स, जो कि यहाँ पे प्रेजेंट है। दीज आर कार्पल बोन्स एंड दीज आर टार्सल बोन्स। तो कार्पल्स एंड टार्सल्स आर शॉर्ट बोन्स। देन वी हैव फ्लैट बोन्स, जो कि एक्चुअली फ्लैट है, दे रिजेंबल शैलो प्लेट्स। फ्लैट बोन्स कौन सी हैं? एक तो जो बोन्स है हमारे स्कल को बना रही हैं, ये जो है पेराइटल बोन, फ्रंटल बोन, ये फ्लैट बोन्स हैं सारे। अदर देन दैट वी हैव स्टर्नम विच इज अगेन अ फ्लैट बोन। रिब्स भी सारी फ्लैट बोन्स की कैटेगरी में ही आती हैं। और स्कैपुला जो कि ट्रायंगुलर बोन है, दैट वी हैव हियर, दिस बोन, ये भी बहुत थिन बोन होती है, बहुत फ्लैट बोन होती है। जब तुम डायसेक्शन हॉल में जाओगे, स्कैपुला देखोगे, तो वो बहुत, इट इज वेरी थिन, ऑलमोस्ट ट्रांसपेरेंट टाइप की लगती है वो। उसमें से लाइट जब क्रॉस करती है, बहुत बहुत थिन है। स्कैपुला इज ऑल्सो अ फ्लैट। इसके बाद आता है हमारे पास इरेग्युलर बोन्स, एंड ऑब्वियसली इरेग्युलर मींस इरेग्युलर इन शेप, जो कि हिप बोन है हमारी। फाइन। अदर देन दैट द बोन्स ऑफ बेस ऑफ द स्कल, लाइक स्फीनोइड बोन। अदर देन दैट फर्स्ट एंड सेकेंड वर्टिब्रे, सर्वाइकल वर्टिब्रे, दे आर इरेग्युलर बोन। तो यहाँ पे देख सकते हो इरेग्युलर बोन्स कौन सी हैं। देखो, एक तो हिप बोन इज वेरी इरेग्युलर बोन। डायग्राम में 2D डायग्राम होता है, इतना समझ नहीं आता, बट जब तुम डायसेक्शन हॉल में जाओगे देखोगे तो तुम्हें समझ में आएगा। एंड लास्टली आई थिंक वी हैव न्यूमैटिक बोन्स, एंड न्यूमैटिक मीन्स जिसमें हवा होती है।
They are also irregular bones, but they have large air cavities. Like maxillary air sinus maxilla में होता है. तो maxilla is a pneumatic bone. Other than that, we have sphenoidal air sinuses and ethmoidal air sinuses also. ये सभी air sinuses में maxillary air sinus बहुत important होता है. तो ये हम पढ़ेंगे head and neck anatomy. It will come. ठीक है. So we have pneumatic bones, and pneumatic bones are irregular bones and they contain large air spaces, maxilla, sphenoid, ethmoid, frontal bone also. और इनका काम क्या होता है कि लाइट होती है वेट में, हमारे स्कल को भी लाइट वेट बनाती हैं. अदर देन दैट दे हेल्प इन रेजोनेंस ऑफ वॉइस एंड दे एक्ट एज एयर कंडीशनिंग चेम्बर्स फॉर इंस्पायर्ड एयर. जो हम सांस लेते हैं वो इन साइनसेस में घूमती है और एयर को बॉडी टेम्परेचर तक लाया जाता है. दैट मीन्स एयर कंडीशनिंग चेम्बर फॉर इंस्पायर्ड एयर. ठीक है, चलें आगे. देन वी हैव सेसमोइड बोन्स ऑल्सो. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. सेसमे सीड्स होते हैं ना, छोटे छोटे सेसमे सीड्स, बस उसी पे इसका नाम रखा गया है. सेसमाइड बोन मींस ऐसी बोन्स जो बहुत छोटी होती हैं, सेसमे सीड्स की तरह होती हैं. एंड वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल ऑफ सेसमोइड बोन इज पैटिला, जो कि नी कैप, नी में हमारी बोन होती है पैटिला. और एक और बात है, सेसमोइड बोन्स दे डेवलप इन द टेंडन ऑफ सम मसल्स. फॉर एग्जाम्पल पैटिला इज डेवलप्ड इन टेंडन ऑफ क्वाड्रिसेप फिमोरिस. और भी है, pisiform bone is also an example of sesamoid bone which develops in the tendon of flexor carpi ulnaris. Is it good? ठीक है. यहाँ डायग्राम भी दिया है सेसमोइड बोन, ये पैटिला का. जब हम लोअर लिम्ब पढ़ेंगे तब हम और बातें सीखेंगे इसके बारे में. राइट नाउ वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट जनरल एनाटॉमी. तो अभी सिर्फ कॉन्सेप्ट बिल्डिंग पे ही ध्यान देना चाहिए. इफ यू आर रीडिंग जनरल एनाटॉमी, सिर्फ कॉन्सेप्ट बिल्डिंग की क्या चीजें होती हैं, नॉर्मल नॉर्मल टर्म्स, दैट्स इट. यू डोंट नीड टू अंडरस्टैंड मोर देन दैट. सो फंक्शंस ऑफ सेसमोइड बोन्स क्या है? सेसमोइड बोन हेल्प टू रेजिस्ट प्रेशर. प्रेशर रेजिस्ट करने में मदद करती है, फ्रिक्शन को कम करती है, और मसल किस डायरेक्शन में पुल करेगी उसको ऑल्टर करती है. ठीक है. इसके अलावा इट मेंटेन्स द लोकल सर्कुलेशन, प्रोटेक्ट द वेसल्स एंड नर्व्स. वेसल्स और नर्व्स को प्रोटेक्ट करती है, और जो भी उस जगह पे ब्लड वेसल्स सप्लाई कर रही हैं चीजों को, उस ब्लड सर्कुलेशन को बना के रखते हैं, मेंटेन करके रखते. फाइन. देन वी हैव वन मोर, एक्सेसरी बोन्स और सुपर न्यूमरी बोन्स, जो कि सब में प्रेजेंट नहीं होती, तभी इसका नाम है सुपर न्यूमरी. एक्स्ट्रा, एक्सेसरी, ये बोन होती हैं दैट मे अकर एट सम प्लेसेस. यहाँ लिखा है दे आर नॉट ऑलवेज प्रेजेंट एंड दीज मे अकर एज अनयूनाइटेड एपिफाइसीज डेवलप्ड फ्रॉम एक्स्ट्रा सेंटर्स ऑफ ऑसिफिकेशन. अभी हम पढ़ेंगे सेंटर्स ऑफ ऑसिफिकेशन क्या होते हैं, ये कहाँ से डेवलप करती है. एक एक्स्ट्रा सेंटर ऑफ ऑसिफिकेशन से एक एक्स्ट्रा पार्ट ऑफ द बोन, जो एक एक्स्ट्रा बोन बन जाती है, जैसे यहाँ पे दिखाया है. जनरली ये सूचर पूरा ऐसे हो, बट अभी यहाँ पे एक बीच में बोन दिखाई हुई है जिसको बोलते हैं सूचरल बोन और वर्मोनियन, सॉरी वर्मियन बोन. सूचरल बोन और वर्मियन बोन. तो ये अभी हमने टाइप्स ऑफ बोन पढ़े अकॉर्डिंग टू शेप. शेप के हिसाब से टाइप्स ऑफ बोन थे, लॉन्ग बोन, शॉर्ट बोन, और फ्लैट बोन्स, इरेगुलर बोन्स, न्यूमैटिक बोन, सेसमोइड बोन, एक्सेसरी बोन. So now we are moving forward and we will talk about the types of bones again.
बट ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंटल क्लासिफिकेशन, कि वो कैसे डेवलप हुई। तो बोन डेवलपमेंट के जो तरीके होते हैं, वी हैव मेम्ब्रेनल ऑसिफिकेशन, तो ये बनती है मेम्ब्रेनस, इंट्रामेम्ब्रेनस और मीजेनकाइमल ऑसिफिकेशन। मीजेनकाइम होता है लूज सेल्स होते हैं, उन मीजेनकाइमल सेल्स से बोन बनती है। देन इट इज नोन एज मेम्ब्रेनल और डर्मल बोन। फॉर एग्जाम्पल बोन्स ऑफ वॉल्ट ऑफ स्कल, लाइक फ्रंटल पेराइटल फेशियल बोन्स लाइक मैक्सिला। कुछ बोन्स होती हैं जो पहले कार्टिलेज होता है, वो कार्टिलेज आगे ऑसिफाई होके बोन बनता है। बेसिकली एक कार्टिलेज का मॉडल होता है, वहां पे कार्टिलेज के सेल्स होते हैं, कार्टिलेज होता है। कार्टिलेज फिर इट विल डाई एंड देन इट विल बी रिप्लेस्ड बाय बोन। तो ऐसी बोन जो कार्टिलेज को रिप्लेस करके बनी है, दैट इज कार्टिलेजिनस बोन्स। एंड इट इज ऑल्सो नोन एज इंट्रा कार्टिलेजिनस और एंडोकॉन्ड्रल ऑसिफिकेशन। ठीक है। कौन सी है कार्टिलेजिनस बोन्स? वी हैव ह्यूमरस, फीमर, वर्टिब्रल कॉलम, थोरैकिक केज और रिब केज। ये सारी कार्टिलेजिनस बोन्स होती हैं। एंड देन वी हैव मेम्ब्रेनो कार्टिलेजिनस बोन्स ऑल्सो, जिसमें दोनों चीजें साथ में होती हैं, लाइक पार्टली इन मेम्ब्रेन पार्टली इन कार्टिलेज। एंड एग्जाम्पल इज क्लैविकल which ossifies by endochondral ossification. The sternal end, जो यहाँ sternal end है क्लैविकल का, sternum के पास वाला end, ये membranous ossification से बनता है। और बाकी की पूरी बोन इंट्रामेम्ब्रेनस ossification से बन, सॉरी, स्टर्नल एंड एंडोकॉन्ड्रल ऑसिफिकेशन से बनता है, और बाकी की पूरी बोन मेम्ब्रेनस इंट्रामेम्ब्रेनस ऑसिफिकेशन से बनती है। Other than that, we have mandible also, occipital bone, temporal bone, ये सब भी membrano cartilaginous bones होती। ठीक है, चले आगे। Then we have somatic and visceral bones, जिसमें मोस्टली बोन्स हमारी सोमैटिक ही हैं। विसरल बोन्स वो हैं जो फेरेंजियल आर्चिस से डेवलप होती हैं। एंड मैं बता दूं, जब हमारी एम्ब्रियोनल डेवलपमेंट होती है ना, तो यहाँ जैसे हमारा फेरिंग्स है ना, उसी जगह पे कुछ आर्चिस बनती हैं, उनको बोलते हैं फेरेंजियल आर्चिस। जनरली फेरेंजियल आर्चिस से कुछ मसल्स एंड स्ट्रक्चर्स ऑफ हेड एंड नेक जनरेट होते हैं। तो अगर वहां से कोई बोन बनती है, जनरली हायोइड बोन, मैंडिबल एंड ईयर ऑसिकल्स, ये सब बोन्स फेरेंजियल आर्चिस से बनती हैं, दैट्स व्हाई दे आर नोन एज विसरल बोन। ठीक है, चले आगे। देन वी हैव रीजनल क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू द रीजन, जो कि हम पहले ही जानते हैं। एक्सियल स्केलेटन, जो कि मिड एक्सिस में पूरा बोन्स है, और अपेंडिकुलर, जो कि हाथ और पैर। इज इट गुड? चले आगे। सो नाउ स्ट्रक्चरली, यानी इंटरनल स्ट्रक्चर के हिसाब से हमारे पास दो टाइप की बोन्स हैं, या टू टाइप ऑफ बोनी स्ट्रक्चर है। One is known as compact bone and the other one is known as cancellous or spongy bone. तो जो हमारी बोन होती है, और वो जो आउटर पार्ट होता है, जनरली कॉम्पैक्ट बोन। कॉम्पैक्ट बोन का जो स्ट्रक्चर है वो ऐसा है, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ कॉम्पैक्ट बोन, जिसमें हमारे पास लैमिले होते हैं, सर्कुलर लैमिले, जिसमें सेल्स अरेन्ज्ड होते हैं इन द कंसेंट्रिक सर्कल्स। ये लैमिले है, लैमिले के अंदर सेल्स होते हैं, एंड ऑल दीज लैमिले आर अरेंज्ड इन कंसेंट्रिक सर्कल्स, इस तरीके से।
एंड सबसे मिडल में यहाँ पे हेवर्सियन केनाल होती है जिसमें ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती हैं, दैट मीन्स द बोन इज नाइसली सप्लाइड बाय ब्लड। ब्लड भी, सॉरी, बोन भी एक टिश्यू है एंड इट ऑल्सो नीड्स ब्लड टू बी अलाइव। So compact bone is dense in texture like ivory but extremely porous. And compact bone generally outside पोर्शन में प्रेजेंट होती है एंड आउटर पोर्शन को हमेशा कॉर्टेक्स बोलते हैं, तुमने पढ़ा भी होगा, से किडनी पढ़ा होगा, किडनी में कॉर्टेक्स और मेडुला, सो कॉर्टेक्स इज द आउटर पोर्शन। तो यहाँ पे भी यही लिखा है कि कॉम्पैक्ट बोन जनरली आउटर पोर्शन में होती है और कैंसिलस या स्पॉन्जी बोन हमेशा अंदर की तरफ होती है एंड इट इज ओपन इन टेक्सचर। इसमें होता क्या है देखो, ऐसे मल्टीपल ऐसे रॉड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको ट्रैबिक्यूले बोल, क्या बोलते हैं, ट्रैबिक्यूले। और जो भी इनके बीच में स्पेस बचती है ना, वहां पे प्रेजेंट होता है बोन मैरो। क्या प्रेजेंट होता है, बोन मैरो। तो यहाँ बीच बीच में जो ये स्पेस है यहाँ पे प्रेजेंट होता है बोन मैरो। एंड यू ऑलरेडी नो कि बोन मैरो का काम है बोन्स, सॉरी, ब्लड सेल्स बना। सही है, चलेगा, ठीक है। एंड यहाँ पे एक डिफरेंस बिटवीन दिया हुआ है और कॉम्पैक्ट बोन एंड कैंसिलस बोन, एज यू कैन सी लोकेशन इनका लैमिलेस में कैसे होते हैं। बोन मैरो जनरली कॉम्पैक्ट बोन में येलो बोन मैरो होता है और वो फैट स्टोर करता है आफ्टर द प्यूबर्टी, और बिफोर प्यूबर्टी इट इज रेड बोन मैरो, आफ्टर प्यूबर्टी इट इज येलो बोन मैरो। ठीक है, चले आगे। नाउ देर इज अ लॉ विच इज वेरी इंपॉर्टेंट नोन एज वुल्फ्स लॉ। क्या बोलते हैं इसको, वुल्फ्स लॉ। और ये कहता है कि बोन फॉर्मेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। मतलब जहां जहां स्ट्रेस पड़ेगा, जहां जहां स्ट्रेन पड़ेगा, फोर्स लगेंगे, खिंचाव पड़ेगा, वहां वहां ज्यादा बोन बनेगी। दैट मीन्स बोथ द टेंसाइल एंड कंप्रेसिव फोर्सेस, कंप्रेसिव मतलब दबाव लगना और टेंसाइल मतलब खिंचाव लगना। तो जहां भी बोन्स पे खिंचाव लगता है या फिर दबाव लगता है वहां पे बोन फॉर्मेशन बहुत अच्छे से होती है। तो यहां पर देखो ये डायग्राम भी दिया है जिसमें तुम देख सकते हो कि ये जो लैमिले अरेंज हुए हैं ऐसे, कंप्रेशन लैमिले बोलते हैं। और कंप्रेशन लैमिले कंप्रेशन फोर्सेस की वजह से ऐसे अरेंज होते, कंप्रेशन हुआ, दबाव पड़ा, जैसे ये बोन एक बड़ी बोन है, लॉन्ग बोन है, जिसपे हमारा देखो फीमोरल बोन है, दैट मीन्स यहाँ पे हमारा बहुत सारा बॉडी वेट गिरता है, फीमर पे सारा बॉडी वेट पड़ता है, तो यहाँ पे कंप्रेशन होगा, दबाव पड़ेगा जिसकी वजह से कंप्रेशन लैमिले बनेंगे। ठीक है, एंड ये देखो यहाँ पे डॉटेड लाइंस में टेंशन लैमिले दिखाए हैं जिसमें खिंचाव पड़ता है। तुमने देखे बोन्स पे कहीं कहीं ये खिंचा हुआ सा रीजन है, ट्यूबरकल बोल लो या कुछ भी, ट्रोकैंटर। फीमर में तो ट्रोकैंटर होता है, ग्रेटर ट्रोकैंटर, लेसर ट्रोकैंटर। तो ये ट्रोकैंटर्स कैसे बने हैं, यहाँ पे जब हमारा डेवलपमेंट हो रहा था तो यहाँ पे खिंचाव पड़ा है, वो खींचा है पोर्शन, तब जाके वो एक ऐसा बोन का एक एलिवेटेड पोर्शन बना है जिसको ट्रोकैंटर बोल। दीज आर फॉर्म्ड बाय टेंशन, खिंचाव, दीज आर टेंशन लैमिले। चलेगा, यानी दो चीजें याद रखना, एक होते हैं कंप्रेशन लैमिले, एक होते हैं टेंशन लैमिले। फाइन, चलें आगे। चलो,
तो यहाँ पे और भी बोन्स के टाइप दिए हैं माइक्रोस्कोपिकली। वी हैव लैमिलार बोन, जिसमें लैमिले होते हैं, जो कि मैंने अभी बताया, कंसेंट्रिक लैमिले, जिसमें सेल्स होते हैं। तो एक होती है लैमिलार बोन, जो कि कॉम्पैक्ट बोन भी है। देन वी हैव वूवन बोन, जो कि फीटल बोन में, जो कि फीटल बोन का स्ट्रक्चर है, वुवन बोन है। फ्रैक्चर रिपेयर जहां होता है वहां वुवन बोन बनती है, या कैंसर जहां पर है वहां पे वुवन बोन बनती है। एंड वुवन बोन इज वेरी मच रिच इन कोलेजन फाइबर्स, एंड these collagen fibers and bone crystals are arranged randomly. ठीक है। देन वी हैव फाइब्रस बोन्स, जो कि यंग फीटल बोन्स होती हैं, but they are more commonly present in reptiles and amphibians. And again, fibrous means इसमें बहुत सारे fibers हैं. Lastly, we have dentine and cementum, that are the parts of our teeth. सबसे पहले इनामल होता है, अंदर डेंटिन होता है, और रूट वाले पोर्शन में वी हैव सीमेंटम. So these are the parts of our teeth. ये भी बोन का ही और बोनी स्ट्रक्चर का ही पार्ट. ठीक है, शुड बी मूव फॉरवर्ड, चलें आगे. चलो, तो हम यहाँ पर आ गए. एंड व्हाट डू वी हैव? दिस इज द बोन. देखो, ये सारा क्रॉस सेक्शन में कट करके दिखाया है, एज यू कैन सी. सो वी हैव कॉम्पैक्ट बोन हियर. देन वी हैव कैंसलस बोन. कैंसलस बोन शाफ्ट में जनरली प्रेजेंट होती है, और इसमें बीच में मेड्यूलरी कैविटी होती है, जिसमें बोन मैरो प्रेजेंट होता है. ठीक है. सो व्हाट डू वी हैव? सबसे पहले बोन की एक आउटर कवरिंग होती है, जिसको बोलते हैं पेरियोस्टियम. क्या बोलते हैं? पेरियोस्टियम. सो पेरियोस्टियम इज द आउटर कवरिंग ऑफ द बोन, ऐसा बोल सकते हो. और पेरियोस्टियम किससे बना होता है? थिक फाइब्रस मेम्ब्रेन से बना हुआ होता है. फाइबर की एक मेम्ब्रेन है थिक, जो कि एक्सटर्नल सरफेस ऑफ बोन को कवर करती है, और ये बोन से जुड़ी हुई होती है विद द हेल्प ऑफ शार्पीज फाइबर. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. दूसरी बात, पेरियोस्टियम की दो डिफरेंट लेयर्स हैं. एक है आउटर फाइब्रस लेयर, और एक है इनर सेल्यूलर लेयर, विच इज ऑस्टियोजेनिक, जो बोन सेल्स बनाती है. ठीक है, चलें आगे. बोलो. पेरियोस्टियम, external covering of the bone, formed of two layers, outer fibrous layer and inner cellular layer, and it is connected to the bone with the help of fibers known as Sharpie's fiber. अदर देन दैट, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये, कि जो बोन जब जॉइंट बनाती है, तो वहां होता है कैप्सूल. जो पेरियोस्टियम है, वो कैप्सूल के साथ कॉन्टिन्यूअस हो जाता है. पेरियोस्टियम ही ऐसे कॉन्टिन्यू करके कैप्सूल बना लेता है. समझ में आया? अदर देन दैट, पेरियोस्टियम के पास बहुत अच्छी नर्व सप्लाई है, बहुत अच्छी ब्लड सप्लाई है. तो इट हैज गुड ब्लड सप्लाई, गुड नर्व सप्लाई. यानी कि अगर पेरियोस्टियम को कुछ नुकसान पहुंचेगा, इंजरी होगा, तो पेन होगा. नर्व फाइबर्स है वहां पे. ठीक है, चलेगा, चले आगे. सो देन वी हैव कॉर्टेक्स. देखो, जैसे तुम देख सकते हो,
ये बाहर वाले पार्ट को कॉर्टेक्स बोलते हैं, मैंने पहले भी बोला। अंदर वाले पोर्शन को मेड्यूलरी कैविटी या मेड्यूला बोलते हैं, ये मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी बताया किडनी के एग्जाम। तो कॉर्टेक्स वाला पार्ट कॉम्पैक्ट बोन से बना है। मेड्यूलरी कैविटी वाला पार्ट अंदर से खाली है, एंड इंटरनली इट इज लाइंड बाय एंडोस्टियम। जैसे बाहर की तरफ पेरिओस्टियम है, अंदर की तरफ एंडोस्टियम। ठीक है। एंडोस्टियम में ऑस्टियोब्लास्ट सेल्स होते हैं जो बोन रिपेयर और रीमॉडलिंग में हेल्प कर। जब बोन का फ्रैक्चर हो जाएगा या बोन को रीमॉडल करना होगा तो ये हेल्प करेंगे। ठीक है। अदर देन दैट, जो ये खाली कैविटी है, इट इज फिल्ड विद बोन मैरो, आइदर रेड और येलो बोन मैरो। बर्थ पे जो बोन मैरो होता है वो रेड होता है, हिमेटोपोइसिस में हेल्प करता है, मतलब ब्लड सेल्स बनाने में हेल्प करता है। देन आफ्टर सम टाइम red bone marrow is replaced by yellow bone marrow, which is fatty bone marrow, which stores fat, and it does not have any power of hematopoiesis, यानी ब्लड सेल्स बनाने का इसका कोई इरादा नहीं है। ठीक है, चलें आगे। तो व्हाट डू वी हैव? पार्ट्स ऑफ यंग ग्रोइंग बोन, याद रखना। पार्ट्स ऑफ यंग ग्रोइंग बोन्स। सो व्हाट डू वी हैव? किसी भी एक लॉन्ग बोन की अगर हम बात करते हैं ना, तो उसमें तीन पार्ट्स होते हैं। और कोई भी एक लॉन्ग बोन ऑसिफाई करती है, बनती है तीन पार्ट्स। सो व्हाट डू वी हैव? वी हैव एपिफाइसीज जो कि एंड में होते हैं, दो एपिफाइसीज, एंड बीच का जो पूरा शाफ्ट है दैट इज डायाफाइसिस। दो एपिफाइसीज और एक डायाफाइसिस। ठीक है। देन मेटाफाइसिस भी होता है, एंड व्हाट इज मेटाफाइसिस? We can say the epiphyseal end of diaphysis। ध्यान से सुनना, एपिफाइजियल एंड ऑफ डायाफाइसिस, डायाफाइसिस का ही ये एप, ये वाला एंड, दिस इज मेटाफाइसिस। ठीक है। तो देखो डेफिनेशन एटलीस्ट देख लो। एपिफाइसिस की जो एंड टिप्स ऑफ द बोन होती है, जो सेकेंडरी सेंटर से ऑसिफाई करती है, वो है एपिफाइस। देखो, प्राइमरी सेंटर ऑफ ऑसिफिकेशन जो पहले आया, जहां पे पहले बोन बनना स्टार्ट होगी। सेकेंडरी सेंटर ऑफ ऑसिफिकेशन जो बाद में आया, जहां पे बाद में बोन बनना स्टार्ट होगी। ठीक है। सो एपिफाइसीज ऑसिफाई फ्रॉम सेकेंडरी सेंटर्स ऑफ ossification, and diaphysis is the elongated shaft which ossifies from primary center of ossification। बाकी मेटाफाइसिस में एक प्लेट होती है जिसको बोलते हैं ग्रोथ प्लेट, जहां पे एक्टिव ग्रोथ होती है। मतलब मेटाफाइसिस वाली जगह में कार्टिलेज रहता है, और कार्टिलेज ही बोन बनती जाती है। जैसा मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि कार्टिलेज इज रिप्लेस्ड बाय बोन। तो जो ग्रोथ प्लेट है वो मेटाफाइसिस वाली जगह में होती है, जिसकी वजह से हमारी बोन की लेंथ ग्रो होती है विद टाइम। बट एक टाइम ऐसा आएगा जब हमारी ग्रोथ प्लेट बिल्कुल ऑसिफाई हो चुकी होगी, कार्टिलेज वहां पे बिल्कुल ही नहीं बचेगा, पूरा बोन बन चुका होगा। तो वो पॉइंट है जब हमारी ग्रोथ रुक जाती। हमारी हाइट एक पॉइंट ऑफ टाइम तक ही बढ़ती है ना, तो हमारी हाइट तभी तक बढ़ती है जब तक मेटाफाइसिस में कार्टिलेज वाला प्लेट रहता है तब। ठीक है, चले आगे। नाउ आई विल टेल यू दिस थिंग। मेन थिंग इज एपिफाइसिस इज ऑफ
4 टाइप्स और 5, वैसे 4 मेनली हमें याद रखना है, मैं बताती हूँ। सो फर्स्ट इज प्रेशर एपिफाइसिस, जो कि प्रेशर या फिर वेट ट्रांसमिशन करता है, वेट को ट्रांसमिट करता है, फैला देता है। तो बड़ी बोन्स के हेड्स, जैसे हेड ऑफ ह्यूमरस, लोअर एंड ऑफ रेडियस, ये है प्रेशर एपिफाइस। इनका मेन काम ही यही है कि ये प्रेशर को, वेट को ट्रांसमिट कर देते हैं, फैला देते हैं। ठीक है। देन दूसरा है ट्रैक्शन एपिफाइसिस। ट्रैक्शन मींस खिंचाव। और अभी मैंने ऊपर वो दिखाया था प्रेशर एपिफाइसिस या टेंशन एपिफाइसिस, और टेंशन लैमिले दिखाए थे मैंने। और मैंने बोला भी था यहाँ पे कि जब बोन पे किसी एक पर्टिकुलर जगह पे खिंचाव पड़ता है, तो वहां से वो बोन ऐसे एलिवेटेड हो जाती है। जैसे कि यहाँ पर है ट्रोकैंटर ऑफ फीमर, ये है प्रेशर एपिफाइसिस, सॉरी ट्रैक्शन एपिफाइसिस। क्या है ये है ट्रैक्शन एपिफाइसिस, जो खिंचाव से बना है। सही है। देन वी हैव aberrant as epiphysis, which is not always present. Aberrant epiphysis. Other than that, we have atavistic epiphysis. Atavistic मतलब इवोल्यूशनरीली वैसे वो एक इंडिपेंडेंट बोन है, बट ह्यूमंस में वो दूसरी बोन के साथ फ्यूज हो जाती है और एक एपिफाइसिस यानी एक एंड बनाती है। फॉर एग्जाम्पल वी हैव कोराकोइड प्रोसेस ऑफ स्कैपुला। देखो स्कैपुला एक ऐसे ट्रायंगुलर बोन होती है, इसमें ये स्पाइन ऑफ स्कैपुला होता है और उसमें से एक्रोमियन प्रोसेस निकलता है, एंड वी हैव अ कोराकोइड प्रोसेस ऑल्सो। आगे की तरफ से देखोगे तो यहाँ कोराकोइड प्रोसेस ऐसे। तो कोराकोइड प्रोसेस ऑफ स्कैपुला इज एटाफिस्टिक एपिफाइसिस, क्योंकि वैसे वो एक इंडिपेंडेंट बोन है, बट ह्यूमंस में वो दूसरी बोन के साथ जुड़ी हुई। तो दैट इज एटाविस्टिक एपिफाइसिस। ठीक है। ये है मेन 4 जो तुम्हें याद रखने हैं। ठीक है। इज इट गुड? क्या हम आगे चल सकते हैं? बिकॉज नाउ वी आर मूविंग फॉरवर्ड टू अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, which is blood supply of bones. And I think this is the last topic that we are going to do for today, for this lecture. So let us start with blood supply of bones. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, शॉर्ट क्वेश्चन की तरह आता है पेपर में, प्लीज इसको ध्यान से प्रिपेयर करना। So let us talk about young long bones. How are they getting blood? तो मैं सबसे पहले बता दूं, सबसे पहली और जो मेन आर्टरी होती है उसका नाम होता है न्यूट्रिएंट आर्ट। क्या नाम होता है? न्यूट्रिएंट आर्टरी। जो न्यूट्रिएंट आर्टरी होती है वो एक फोरामेन से, एक यहाँ पे होल होता है बोन पे, वो उस न्यूट्रिएंट फोरामेन के थ्रू बोन के अंदर एंटर करती है। और कभी भी न्यूट्रिएंट आर्टरी ऐसे सीधी एंटर नहीं करती, ऑलवेज न्यूट्रिएंट फोरामेन इज प्रेजेंट एट एन एंगल, आइदर लाइक दिस और लाइक दिस। तो ये भी थोड़ा सा एंगल पे ही दिखाया है, ऐसे ये एंटर करती है, एंड देन इट डिवाइड्स इनटू असेंडिंग एंड डिसेंडिंग आर्टरीज। एंड प्लीज समझो, असेंडिंग ब्रांच जो ऊपर जाती है, डिसेंडिंग ब्रांच जो नीचे जाती है। एनाटॉमी में हमेशा असेंडिंग मतलब ऊपर जाना होता है और डिसेंडिंग मतलब डाउनवर्ड्स नीचे जाना होता है। तो हमें बट गई असेंडिंग ब्रांच, डिसेंडिंग ब्रांच, और हर एक ब्रांच ऐसे छोटी छोटी ब्रांचेस में डिवाइड होती जाती है। एंड लास्टली ये टर्मिनेट करती है मेटाफाइसिस वाले एरिया में,
और मेन बात देखोगे, जहां पे ये आर्टरी एंड कर रही है वहां पे ऐसे ये हेयर पिन लूप्स बना रही है। दिस हैज अ वेरी ग्रेट सिग्निफिकेंस। ये जो लूप्स बनते हैं ना यहाँ पे, हेयर पिन बेंड्स ऑफ द आर्टरी इन द मेटाफाइसिस, ये तब होता है जब यहाँ पे एपिफाइसियल प्लेट अभी प्रेजेंट होती है। पॉइंट ये है कि अगर कोई इन्फेक्शन होगा, कोई माइक्रोब होगा, और वो बोन में एंटर कर जाएगा तो वो यहीं फंस जाए और यहाँ पे इन्फेक्शन क्रिएट करेगा, क्योंकि ये एक एंड आर्टरी है। जैसे कि तुम देख सकते हो यहाँ पे खत्म हो रही है और ये हेयर पिन शेप्ड की है, तो यहीं पे फंस जाएंगे माइक्रोब्स एंड दे हैव टू प्रोड्यूस इन्फेक्शन हियर। समझ में आया अबाउट न्यूट्रिएंट आर्टरी? ठीक है। किस किस जगह को सप्लाई कर रही है न्यूट्रिएंट आर्टरी? मेड्यूलरी कैविटी, इनर टू थर्ड ऑफ द कॉर्टेक्स एंड मेटाफाइस। मेड्यूलरी कैविटी यानी अंदर वाला पार्ट, इनर टू थर्ड ऑफ द कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स ये है ना बाहर वाला, तो कॉर्टेक्स का इनर टू थर्ड। ठीक है। और मेटाफाइसिस वाली जगह को सप्लाई करती है न्यूट्रिएंट आर्टरी। एंड अब भी मैंने बताया न्यूट्रिएंट फोरामेन हमेशा एक एंगल पे होता है। एंड व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ दैट एंगल? इसके लिए एक निमोनिक है, ये याद करना। टू द एल्बो आई गो, फ्रॉम द नी आई फ्ली। मतलब टू द एल्बो आई गो, मतलब इस ह्यूमरस का और यहाँ पे जो बोन्स है इनका जो न्यूट्रिएंट फोरामेन का डायरेक्शन है वो ऐसे है। एंड फ्रॉम द नी आई फ्ली, यानी जो फीमर है उसका फोरामेन, न्यूट्रिएंट फोरामेन का डायरेक्शन ऐसे। जो यहां पर बोन्स है उनका न्यूट्रिएंट फोरामेन का डायरेक्शन ऐसे। रखोगे यार? ठीक है। न्यूट्रिएंट आर्टरी डन। देन वी हैव पेरियोस्टियल आर्टरीज, जो कि बाहर की तरफ पेरियोस्टियम को ऐसे सप्लाई करती है, देख लो। ये है पेरियोस्टियल आर्टरीज जो कि आउटर वन थर्ड ऑफ कॉर्टेक्स को सप्लाई करेंगी। अदर देन दैट दे विल ऑल्सो एंटर द वोकमेन्स कैनाल। जो बोन में वोकमेन्स कैनाल होती है, जो हमारे कंसेंट्रिक लामिले होते हैं, उनमें बीच में मेड्यूलरी वो होती है, हेवर्सियन कैनाल होती है। बट जो दो हेवर्सियन कैनाल को जोड़ती है वो वोकमेन्स कैनाल होती है। पढ़ा था ना हमने, कंसेंट्रिक लैमिले, बोन का स्ट्रक्चर, बीच में हेवर्सियन कैनाल। तो ऐसे बीच में जो हेवर्सियन कैनाल है, इसको ट्रांसवर्सली हॉरिजॉन्टली जोड़ने वाली एक और कैनाल होती है जिसको बोलते हैं वोकमेन्स कैनाल। तो पेरियोस्टियल आर्टरीज होती हैं जो वोकमेन्स कैनाल में एंटर करती हैं, एंड अदर देन दैट आउटर वन थर्ड ऑफ कॉर्टेक्स को सप्लाई करती। ठीक है, चले आगे। देन वी हैव एपिफाइसियल आर्टरीज जो कि डायरेक्टली एपिफाइसीज में एंटर करती हैं। एंड एपिफाइसियल आर्टरीज आर डिराइव्ड फ्रॉम द आर्टरीज जो जॉइंट के पास आती है ना, उन्हीं आर्टरीज से ये डिराइव होके एपिफाइसियल आर्टरीज बन जाती। So what do we have? Epiphyseal arteries, and they supply epiphyses and a part of metaphyses also. ठीक है, चलें आगे। और लास्ट बची हमारी मेटाफाइजियल आर्टरीज जो कि डायरेक्टली मेटाफाइसीज में एंटर करती हैं, मेटाफाइसीज को सप्लाई करती हैं। एंड यहाँ पे लिखा है कुछ जो मैंने बताया था। चले आगे। ठीक है, मेन यही है ब्लड सप्लाई। ठीक है। और बाकी लॉन्ग शॉर्ट बोन्स में कम आर्टरीज होती हैं, जिस पढ़ लेना। देन वीनस ड्रेनेज इज लाइक वी हैव
लार्ज नंबर ऑफ वेन्स, और वेन्स भी वही सेम पाथ फॉलो करती हैं। देन वी हैव लिम्फेटिक ड्रेनेज, जिसमें हमें लिखना है लिम्फेटिक्स हैव नॉट बीन डेमोन्स्ट्रेटेड विद इन द बोन, बोन में कोई लिम्फेटिक ड्रेनेज नहीं होता है। बट नर्व सप्लाई होती है, नर्व्स में सिंपैथेटिक नर्व सप्लाई, वेसोमोटर फंक्शन, सारा नर्व सप्लाई जाता है, ब्लड वेसल्स के साथ ही नर्व सप्लाई जाता है, तभी फ्रैक्चर होता है। तो बोन टूटती है और हमें दर्द होता है, इट इज वेरी पेनफुल। डन, एवरीथिंग इज डन एक्सेप्ट फॉर इंट्रामेम्ब्रेनस एंड कार्टिलेजिनस ऑसिफिकेशन, जो कि हम एक अलग लेक्चर में कवर करेंगे। So I think that's it for today's lecture. We'll meet again with another lecture in another, like with another topic. Till then, bye bye. Take care. Tata.